Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉट सीरीज चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के वन शॉट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के वन शॉट देख लो, क्योंकि उसके कुछ टर्म इस चैप्टर थर्ड में यूज होने वाले हैं। तो मेक श्योर करो कि आपको वो सब चीज़ आता हो। ओके, हाँ सर। तो अब बारी है चैप्टर थर्ड की। चैप्टर थर्ड है हमारा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो ये समझेंगे इन वन शॉट, कम से कम समय लगाएंगे और समझ लेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ सर। जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत बच्चे रिवीजन करते हैं, इसलिए वन शॉट वीडियोस लाया जाता है। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि वो नहीं, उसको पूरे वीडियोस देखना है, फुल प्लेस वीडियो देखना है, तो वो जाके चैनल पे विजिट करो, मेरे चैनल पे। वहाँ पे देखोगे, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे लॉन्ग वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जाके उसे देख सकते हो। बहरहाल वन शॉट की बात कर लेते हैं, तो इसी की बात करेंगे अभी फिलहाल हम। तो सर चैप्टर का नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसका मतलब समझ लेते हैं सर। मतलब जानना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू समझना पड़ेगा कि सर मतलब क्या है। ठीक है सर। आधे इंग्लिश आधे हिंदी बोल रहे हैं, भूल गए थे। भाई बातें थोड़े मोड़े भूल जाते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिए, बात को गहराई मत जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेयर। पेयर का मतलब सब समझता है कि सर जोड़ा होता है। कि जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं और पेयर ऑफ शूज खरीदते हैं, पेयर ऑफ स्लीपर्स खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, पेयर ऑफ मार्कर का मतलब दो मार्कर, पेयर ऑफ मोबाइल का मतलब दो मोबाइल, पेयर ऑफ शूज का मतलब दो शूज, क्योंकि एक पैर में तो पहनोगे नहीं। तो सर मतलब पेयर का समझ रहे हैं कि कोई भी चीज होगा तो वो दो गो होगा। ठीक। अब सर यहाँ पे एक वर्ड आ गया, सेकंड वर्ड है हमारा लीनियर। आई थिंक ये लीनियर वर्ड आप समझते होगे, क्योंकि इससे पिछले वाले चैप्टर में ये यूज हुआ था, तो आपको आता होगा। सर लीनियर का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें अगर वेरिएबल का डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाता है। ठीक है। तो क्या होगा सर इसका मतलब कि वेरिएबल वेरिएबल का जो डिग्री होता है सर, वो 1 होना चाहिए बच्चों, वो 1 होना चाहिए। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ठीक है। कि सर लीनियर का मतलब है, समझ में आ गया कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें वेरिएबल को चेक करेंगे कि उसका डिग्री 1 है कि नहीं। अब ये मत पूछना कि सर डिग्री क्या होता है, देंगे थप्पड़ घेर डायरेक्ट, क्योंकि सेकंड चैप्टर में सारा बताया हुआ है, जाके वहाँ देख। यहाँ ध्यान दिला सर, खामखा गुस्सा दिलाते रहते तुम लोग। इक्वेशन का मतलब देखो क्या है। आई थिंक आपको इक्वेशन का मतलब आता हो कि सर जब भी कोई पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो इक्वेशन बन गया। मेरी बातों को ध्यान से समझो, मैंने इसे जो पिछले वाला चैप्टर थे उसमें हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, तो कुछ एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, कुछ क्या एक ही लेंगे और समझ लेंगे। तो सर एक अच्छा सा एग्जांपल लें तो 2x - 5, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ, तो आप बोलोगे हाँ सर लिखा हुआ है। अब हमने कहा कि जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं, मतलब कि जीरो के बराबर कर देते हैं, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, इसी को बोलते हैं सर इक्वेशन। ठीक है। मैं लिखा दूं कि तो लिखना है तो लिख लो कि व्हेन वी इक्वेट, इक्वेशन का मतलब लिख सकते हो कि व्हेन वी इक्वेट एनी पॉलिनोमियल विद जीरो वी गेट अ इक्वेशन। लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और टू वेरिएबल्स मेनली यहाँ पे बात होती है, जब भी दो वेरिएबल्स लिखा हुआ है मेनली आपको मेनली इस चैप्टर में एक्स दिखेंगे सर एंड वाई दिखेंगे, मेनली आपको ये दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि और नहीं दिखने वाले, दिखने वाले हैं, बट 70 to 80% आपको एक्स वाई ही देखने को मिलेंगे वेरिएबल के तौर पे। जनरली ए बी सी भी मिल जाता है। ठीक है। सारे के सारे अल्फाबेट्स आपको वेरिएबल होते हैं, ये बात मालूम है सर, मालूम है, लेकिन मेनली यहाँ पे एक्स वाई ही यूज होता है इस चैप्टर में। ओके ठीक। आई थिंक आप चैप्टर का मतलब समझ गए होंगे। अब सर इसका एग्जाम्पल लें क्या? आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का कुछ एग्जांपल ले लेंगे, हाँ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ जिससे आप खुद से एग्जांपल ले सकोगे। तो ओके सर ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए हमें। तो देख लो सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो देख लो बच्चे वो क्या होता है। आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि आप जो इक्वेशन लिखने वाले हो उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, और सर वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 या 3 या 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान से समझोगे हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है। तो एक सेकंड ध्यान से देखोगे आप। 2x प्लस 5y माइनस में 6 बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा गया है। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा है क्या ये सारे शर्त को फुलफिल कर रहा है? मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पेयर में होना चाहिए सर, जोड़ा में तो है ही नहीं, एक ही गो है। तो चलिए एक और ले लेते हैं ना। तो 5x - 2y
प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ा में आ गया, अब जोड़ा में आ गया, जोड़ा में आ गया। हाँ, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग एक एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दे लो, फिर मैं वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोला अब पेयर, क्योंकि जोड़ा में होना चाहिए तो हमने दो ले लिया, जोड़े में हो गया। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ वेरिएबल का डिग्री 1 है क्या, हाँ सर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे 1 है क्या, हाँ सर 1 है, मतलब कि पेयर में भी है और लीनियर इक्वेशन भी है। क्या सर ये दो वेरिएबल के साथ में है, वी हैव टू चेक, क्या दो वेरिएबल के साथ में है। तो यहाँ एक्स है और वाई, हाँ दो वेरिएबल है सर, यहाँ एक्स है वाई, यहाँ भी दो वेरिएबल है। बात तो समझ में आ रही है, दोनों में दो दो वेरिएबल है और दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए, एक्स एक्स वाई वाई। बातें समझ में आ रही है, ओके सर। आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। आप सर हम किसकी बात करेंगे, सर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका सर, तो अ पेयर ऑफ रियल इक्वेशन टू वेरिएबल का। इसी पे ये आधारित है, देख लो। बात है प्लस माइनस की, बात है प्लस माइनस की, तो वो घबराना नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग हमेशा प्लस का यूज करते हैं। बहरहाल प्लस माइनस का दोनों का यूज आप लोग को एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, या तो सवाल में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ प्लस, यहाँ पे आपको आपको माइनस आ गया, ठीक, तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग माइनस लेते नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में ले लेते हैं। बहरहाल मैंने आपको वहाँ पर लिख के भी दिखा दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आपको पूरे के पूरे चैप्टर में ऐसे दो पेयर में ही सवाल देखने को मिलेंगे, ऐसे दो पेयर में सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो ठीक है सर, इतना समझ में आता है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। ओके ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बार ध्यान से देखो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, मैंने कुछ ऐसा लिखा। फिर मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0, मैंने कुछ ऐसा लिखा। ये हमारा सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप बोलोगे हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, अभी आपने ये लिखाया है हमको। अब आई थिंक आपको पता होगा कि इस यहाँ पे A1 क्या है कॉमा A2 क्या है। आपको पता होगा B1 क्या है कॉमा B2 क्या है। आपको पता होगा C1 क्या है और C2 क्या है। और आपको एक्स वाई तो पता ही, यहाँ पे वेरिएबल है। तो पहले आप मेनली ये तीन चीज़ पे ध्यान दो, A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, A1 A2 जो है हमारा सर, वो कॉफिशिएंट है एक्स का। किसका कॉफिशिएंट है बच्चों, वो एक्स का कॉफिशिएंट A1 है और A2 है। देखो हम लोग बोल सकते हैं A1 A2 क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है। आप कुछ बच्चे को दिक्कत आ सकती है कॉफिशिएंट वर्ड में, तो आप जाके चैप्टर सेकेंड देखोगे जहाँ पे बताया गया कि कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कि सर वेरिएबल के जो पीछे में कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा, तो उसके पीछे में जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब कांस्टेंट है। एक बार ध्यान रखना, वेरिएबल एक्स वाई है बस। ओके हाँ सर, ध्यान में रहेगा। और A1 A2 क्या है, मेनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है ओके सर, तो ध्यान रखना ये बातों को। क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सर B1 B2 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ y है। आप ध्यान से देख लो, ये y के कोफिशिएंट है, आप ध्यान से देख लो। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, C1 C2 क्या है बच्चों, C1 C2 क्या है। तो सर C1 और C2 कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो C1 और C2 आपको कांस्टेंट टर्म देखने वाला है। क्या बच्चे, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। आप मैं कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 बताने पड़ेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो ठीक है, एक एग्जांपल लेने वाले हैं हम। 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, 5x माइनस का 4y प्लस का 7 बराबर 0। ये हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल लिया है। आपसे कोई यहाँ पे पूछेगा कि आपको A1 बताओ क्या है, A2 बताओ क्या है, B1 बताना पड़ेगा, B2 बताना पड़ेगा, आपको C1 भी बताना है और C2 भी बताना है। तो कैसे बताओगे, लेट्स सॉल्व, कैसे बताओगे।
मैंने आपको जस्ट समझाया है कि A1 और A2 क्या है। A1 और A2 कोफिशिएंट ऑफ x होते हैं। तो A1 बोल रहा है मतलब फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा है, A2 बोल रहा होगा मतलब वो सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा होगा। चाहे B1 है तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा है, और B2 है तो सेकंड इक्वेशन का B का बात कर रहा होगा। बातों को ध्यान से समझो। सर A1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब पहला इक्वेशन में A क्या है, तो पहला इक्वेशन में A होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो सर ये 2 है तो 2 लिखोगे, ठीक है। ओके सर, A2 क्या है, A2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में A क्या है, सेकंड इक्वेशन में A हमारा कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, तो 5 लिखोगे। बात को ध्यान से देखो सर मैं क्या लिख रहा हूँ। इसका रंग चेंज कर दो, रंग। ओके सर, रंग चेंज कर दीजिए, ठीक है। रंग चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बताओ B1 और B2 क्या है। सर B1 मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट में B की वैल्यू क्या है, B का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ y जो कि 5 है, और B2 क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। B2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन देखना है B क्या है। सेकेंड इक्वेशन में B-4 है, आपको हमेशा साइन के साथ ही लेना पड़ेगा। 2 भी प्लस में था, 5 भी प्लस में था, 5 भी प्लस में था, और ये -4 था इसलिए हमने -4 लिया। साइन के साथ हमेशा लोगे, एक बात का ध्यान रख लो। और सर C1 C2 क्या है, C1 C2 हमारे कांस्टेंट टर्म, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया है अभी। C1 और C2 का कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सर -6 है, साइन के साथ लेना, और यहाँ पे 7 है। आई थिंक आपको अब समझ में आता है सर, आप लिख सकते हो A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब देर इज ए वन कॉन्सेप्ट जो कि मैं इसी बोर्ड पे बताने वाला हूँ कि सर डेफिनेशन क्या होता है। ए पेयर, अब पेयर हटा दो, बस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का डेफिनेशन बता दो हमको सर। पेयर का मतलब तो समझ ही चुके हैं, जोड़ा में होगा, बात खत्म है। लेकिन इसका मेनली जो डेफिनेशन है वो आप देख लो क्या होता है। किसका सर, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। इसका डेफिनेशन बताना है सर आपको, हमें जानना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देता है, तो ये बात जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है कि क्या है क्या क्या, ठीक है। तो आखिर ये क्या है सर, तो सब बच्चों लिखोगे कि सर एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन द इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वेयर वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर एंड ए कॉमा बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डजेंट इक्वल्स टू 0, आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लिख लेना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया भाई साहब, ये मत समझना कि सर ठीक क्या लिखे हैं ली टी वी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है, क्योंकि जगह कम इसलिए मैंने लिख दिया, समय भी कम यूज करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो जो है, ठीक है। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बातों को समझना। सर आपने डिफिनेशन क्या लिखा दिया, मैंने डिफिनेशन लिखा दिया कि एक ऐसा इक्वेशन जो कि इस फॉर्म का आपको दिखेगा, देखो तो इस फॉर्म का ही दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है ये इसी फॉर्म का दिख रहा है। वो अलग बात है, यहाँ पे आपको पेयर में लिखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पेयर वर्ड नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे पेयर का जिक्र भी नहीं किया है। पेयर का मतलब 2 गो होता है, आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म जानने से मतलब है कि कुछ इस फॉर्म का आपको दिखेगा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, जहाँ पे सर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये सारे के सारे आपको रियल नंबर्स हैं। क्या है सर, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मतलब कि सारे के सारे रेशनल इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वही रियल नंबर होता है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में बताया है, या तो मैं कहूँ चैप्टर फर्स्ट का जो वन शॉट था वहाँ बताया, ठीक है। ओके सर। और जहाँ पे ए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर सर ए बी 0 हो गया तो क्या होगा, अगर ए और बी 0 हो जाता है बच्चों, तो ए की जगह 0 रखोगे और बी की जगह 0 अगर रखते हो, तो ए को एक्स से गुना, अगर 0 को एक्स से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म को भी अगर 0 से गुना करो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये दोनों टर्म तो हट ही गया, तो सी बच गया। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हुआ कहाँ, इसलिए ए बी कभी भी 0 मत लेना। बात को समझ में आ रहा, आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। ओके सर। तो ये सर इक्वेशन का मतलब होता है, ये सर डेफिनेशन है।
बेसिक डिफिनेशन से मालूम होना चाहिए बच्चों को, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये बात मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं सर हम लोग। ओके सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी। देन यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टर्म होगा हमारा कंसिस्टेंट, कि किसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कब एक लीनियर पेयर आपको कंसिस्टेंट होता है और कब नहीं होता है वो देखेंगे। मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर में ये बहुत ज़रूरी महत्व है, ये महत्व का टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। कंसिस्टेंट क्या है बच्चों, वो सब कोई हेडिंग डालोगे कंसिस्टेंट, ओके ओके सर। और इसका डिफिनेशन की बात आए तो मैं तो लिखा ही दूंगा और समझा भी देता हूँ कि सर क्या होता है आखिर कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ linear a pair of linear equations in two variable are are said to be consistent if it have only, yeah, if it have one solution। बात को समझो मैंने क्या लिखा है। कंसिस्टेंट, कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कब कंसिस्टेंट होता है, तो जब भी सर हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंट मेथड, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस किस मेथड से हम लोग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं, अगर हम सॉल्व कर लिए, अगर सॉल्व करने के बाद अगर उसका एक सोल्यूशन भी आता है तब वो हमारा इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर एक भी इक्वेशन नहीं आता हो तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, जो कि मैं अभी लिखवाने वाला हूँ। पहले आप कंसिस्टेंट समझ गए होंगे कि कभी भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका अगर एक भी सोल्यूशन आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं वो कंसिस्टेंट है। हो सकता है आपको अभी बेहतरीन तरीके से समझ में ना आया हो, मुझे पता है। तो सर जब सवाल करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि सर ये वो वर्ड कंसिस्टेंट क्या हुआ करता था। बहरहाल आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसा करते हैं हम। देन सेकेंड वर्ड है आपका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आखिर सर ये वर्ड क्या है, क्या बात है, तो भयंकर अक्षर समझ में आ रहा है क्या? देख लो तो। हाँ सर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। इसका भी सेम डिफिनेशन से लगभग सेम है। कैसा लिखोगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस into variable are said to be inconsistent if it have no solution। मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनोगे। इनकंसिस्टेंट कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होता है, जब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है तब वो इनकंसिस्टेंट कहला जाता है। जब एक भी सोल्यूशन, एक से अधिक वैसे आते हैं पर लेकिन एक भी सोल्यूशन अगर आ जाता है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होता है, अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। बातों को समझो सर। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है सर मैथड्स। वो है हमारा सर टॉपिक, दोगे सबको, मैथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। कि सर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या क्या मेथड है जो कि इस चैप्टर में हमें जानने जरूरी हैं, हमें पढ़ने हैं सर वो चैप्टर। देख लो, मेनली तो पहले जब आपका बुक कम नहीं हुआ था, मतलब कि सिलेबस कम नहीं हुआ था, तब तीन तरीके हुआ करते थे। फिलहाल अब जो कि सिलेबस कम हो गया हमारा, आप लोग नए बच्चे हो विथ नया सिलेबस, तो सर इसमें दो तरीके ही हमें पढ़ने हैं, थर्ड को हटा दिया गया है, ठीक है। तो सर ठीक है, दो तरीके क्या हैं हमें वही बता दीजिए। पहला तरीका है सर ग्राफिकली मेथड। ये फर्स्ट तरीका है जो हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ये दो मेथड है बाबू जो हमें
पढ़ने हैं। एक मेथड और हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे हटा दिया गया है, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड में नहीं वो आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको बस अपने सिलेबस से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो तब तब पढ़ लो, क्योंकि ऐसे भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जहाँ पे वो मेथड बताया गया अभी भी। लेकिन अगर नहीं, बस आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, तो देन जो वीडियो यहाँ पे जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, मेनली उसी पे फोकस करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको नंबर ही सब देखने वाला है। नॉलेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन नंबर। पर आजकल के लोग समझते नहीं हैं, आजकल के लोग बस नंबर कितना है, नंबर कितना है, नंबर कितना है, सब वही पूछता है। कोई आपका नॉलेज नहीं देखेगा, कोई आपको आके नहीं देखेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे मेहनत कर रहे हो। डजेंट मैटर, ये किसी के लिए मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपके दोस्त हो, ये पूछेगा भाई साहब नंबर कितना है, नंबर ही बताना पड़ेगा उसको। आजकल की दुनिया ही ऐसी हो रखी है, नंबर के पीछे ही लोग भागते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर में ये पता होना चाहिए कि आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर 100% दे रहे हो तो ठीक है, नंबर कम भी है, चलने वाला है। सब बच्चा एक तरह का नहीं होता सर। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये बात पता है। पर ठीक है, इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे हम लोग। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि सर दो मेथड हमें पढ़ने वाले हैं, तो बारी बारी से ये दो मेथड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। सर नाउ वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकली मेथड। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सर क्या है सर वो फर्स्ट मेथड? हमारा ग्राफिकली मेथड है। ग्राफिकली मेथड, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा कहूँ कि ग्राफिकल मेथड में आपको टोटल 3 केस हैं। ग्राफिकली मेथड में टोटल 3 केस आपको पढ़ने हैं। वो तीनों केस मैं बारी बारी से यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो 3 केस बताने के बाद उन तीनों केस पे अलग अलग एग्जाम्पल भी हम लोग लेने वाले हैं, आपको समझाने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो ठीक है सर, वो पहले 3 केस बदला दीजिए, फिर एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग पहले केस केस देख लो। तो फर्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करने वाले। फर्स्ट केस, सर वो फर्स्ट केस क्या है भला? फर्स्ट केस में क्या होता है ना, जब आप ए वन अपॉन में ए टू करोगे, वो बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तब आपको 3 बातें होती हैं, तब आपको 3 बातें याद रखनी है। ये फर्स्ट केस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड केस पढ़ेंगे, फिर थर्ड केस पढ़ेंगे। पहला केस आप लोग देख रहे हो। फर्स्ट केस में मैंने ये कहा, आपको ये तो मालूम ही होगा कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। मैंने पिछले स्लाइड पे बताया है, भूलना नहीं। इतना जल्दी भूलोगे तो फिर क्या ही होने वाला है, देश का भविष्य खतरे में है फिर तो। लेकिन यहाँ पे हमने बात किया कि जब A1/A2 हम लोग निकालेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे A1/A2 का, वो बराबर नहीं निकलेगा B1/B2 के। तो हम लोग 3 बातें को याद रखने वाले हैं। वो सब 3 बातें क्या हैं हमें बता दीजिए। ओके, आई हैव टू टेल यू। पहला तो जो लाइंस बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है तो सर ग्राफ पे ही ड्रॉ करेंगे। तो इस इक्वेशंस के जो लाइंस बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी बातें होंगी, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, मतलब कि कुछ लाइंस इस प्रकार से बनेगा, देख लो। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो ग्राफ पे बनेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब बनेंगे तब वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। अब क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्राफ पे हम लोग देखते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट है। x1 x और y1 देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कि इसके एक सोल्यूशन निकलेगा। तो लिख सकते हो ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। काफ़ी टीचर लिखाते हैं यूनिक सोल्यूशन, या तो बोलो मैं यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है तो यूनिक ही होने वाला है। बात को समझ रहे हो? ठीक, जैसा कि मैंने कहा, जब ऐसा केस दिखेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, ग्राफ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और उसके एक सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि इसके एक सोल्यूशंस हैं, तो मैंने कहा था कि ऐसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का पेयर जिसके एक भी सोल्यूशंस निकल जाते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है बच्चों। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको ये 3 बातें बता दी, हमारा फर्स्ट केस खत्म हो जाता है। ये फर्स्ट केस है हमारा। ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, ध्यान से लिखोगे भी। फर्स्ट केस समझ लो पहले, कॉपी में लिख लो, समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल भी करेंगे। A1 A2 B1 B2 के बराबर है कि नहीं, चेक भी कर लेंगे। पहले आप ये समझ लो कि जब ऐसा केस आएगा तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि जब ऐसा होगा तो लाइंस कैसे बनेंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे,
कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, वही पूछ सकते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी सर, आप कुछ भी कर लीजिए, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। सेकंड केस की चर्चा कर लें हम लोग, सेकंड केस की। किसकी सर? सेकंड केस की चर्चा करेंगे हम लोग अब। सेकंड केस में क्या होता है बच्चों, कि आपको जब A1 अपॉन में A2 निकालोगे ना, वो बराबर आएगा किसके सर? B1 अपॉन में B2 के, वो भी बराबर आएगा सर C1 अपॉन में C2 के। ठीक। सेकेंड केस में जब आप जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे उसके जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के जो रेशियो को आप कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा कंपेयर करोगे, अब वो बराबर आएंगे, वो बराबर आएंगे, तो आप समझ जाना कि सर लाइंस कैसे बनने वाले हैं। तो यहाँ भी आपको 3 बातें होंगी, यहाँ भी आपको सर 3 बातें होंगी। जब भी ऐसा केस देखने को मिले जब A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, या बराबर हो C1 C2 के, मतलब तीनों रेशियो आपस में बराबर हो, ठीक है, तब आपको जो लाइंस होंगे सर वो को इनसाइड लाइन होंगे। कैसे लाइन होंगे सर? को इनसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, सेम टू सेम, एक के ऊपर दूसरे लाइन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे लाइन, मतलब कि एक के ऊपर एक है। देख लो, जब भी ऐसा केस देखने को मिले तो लाइंस कैसे बनेंगे सर? को इनसाइड लाइन बनेंगे, मतलब कि एक के ऊपर एक लाइन रहेगा। ठीक है, ओके सर, को इनसाइड लाइन, को इनसाइड लाइन, ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये को इनसाइड्स लाइन है, क्योंकि ये को इनसाइड्स लाइन है, तो इसके कितने सोल्यूशंस हो जाएंगे? यहाँ पे तो एक पॉइंट पे एक दूसरे को आपको क्या कर रहा था? काट के गुजर रहा था, तो एक सोल्यूशंस है। यहाँ पे तो भाई साहब हर एक पॉइंट पे इसी के ऊपर लाइक कर रहा, हर एक पॉइंट बहुत पॉइंट, इस पे तो लाखों करोड़ों पॉइंट होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या इसके इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे? जी हाँ सर, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे सर इसके बात तो समझ में आ रही है? मैनी सोल्यूशंस, बातों को समझो। मैंने कहा जब भी ऐसा केस दिखेगा तो कोइंसाइड लाइंस होंगे, क्योंकि कोइंसाइड लाइंस हैं तो उसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे तो एक ही चाहिए आपको कंसिस्टेंट होने के लिए, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, कंसिस्टेंट तो होगा ही भाई साहब, तो कंसिस्टेंट लिखना ना भूलना। तो जब भी ऐसा केस आए आपको 3 बातें याद रखनी है कुछ इस प्रकार से। थर्ड केस बाकी है, मैं थर्ड केस आपको बताऊंगा। फर्स्ट केस को मैं रब कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो भाई साहब, लेकिन मैं इसको मिटा दूंगा, बात को समझो। देन आवर थर्ड केस, आवर थर्ड केस, थर्ड केस में आपको देखने को मिलेगा जब भी हम रेशियोज कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्योंकि A1 अपॉन में A2 जो है वो बराबर तो आ जाएगा B1 अपॉन में B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आएगा C1 अपॉन में C2 के। कुछ ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसकी जो वैल्यूज होगी इस वैल्यूज के तो बराबर होंगी लेकिन इसके बराबर नहीं होंगी। तब 3 बातें याद रखनी है। सर कितने बातें याद रखेंगे हम लोग, इतनी बातें कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि सब लोग याद रखते हैं वैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है? और भी तो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में जो आपसे बेहतर नंबर लेके आ रहे हैं, वो कैसे याद रख रहे हैं भाई साहब? आपको भी याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा ही। तो 3 बातें इसमें से कौन सी याद रखनी है? तो जब भी ऐसा केस आपको दिखे तो लाइंस कैसे बनेंगे? तो लाइंस कैसे बनेंगे? तो लाइंस बनेंगे बाबू, आपको पैरेलल लाइंस बनेंगे। कैसे लाइंस बनेंगे सर? आपको पैरेलल लाइंस बनेंगे। तो फर्स्ट में लिखना पड़ेगा पैरेलल लाइंस, मतलब कि सर ग्राफ पे जो लाइन बनेंगे वो आपको पैरेलल बनेंगे क्या? हाँ, पैरेलल लाइंस आपको ग्राफ पे देखने को मिलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी हेडेक मत लो कि क्या पैरेलल लाइन बोल रहे हैं सर, इतना ही समझो। जब ऐसा केस देखने को मिलेगा तो पैरेलल लाइंस आपको बनने वाले हैं ग्राफ पे। जब ऐसा केस मिलेगा तो ग्राफ पे हमको कोइंसाइड लाइन देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सर एक बातें तो पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है, क्योंकि ग्राफ पे एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है, ग्राफिकल मेथड है, तो काटना आवश्यक है एक सोल्यूशन के लिए कम से कम। तो कहीं पे काट ही नहीं रहा, मतलब इसकी एक भी सोल्यूशन है ही नहीं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि नो सोल्यूशंस? हाँ सर, ऐसा लिख सकते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। अब थर्ड बातें क्या होंगी? अगर एक भी सोल्यूशंस नहीं है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो सेट है, जो पेयर है, वो कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? वो तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना, तो लिख दोगे इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट होने के लिए एक सोल्यूशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। आई थिंक आप लोग बातें को समझ रहे होगे और ध्यान से देख रहे होगे। ओके सर, ध्यान वहाँ वहाँ मत रखो, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, यहाँ देखो। तो ये 3 केस हो गए। अब इस
तीनों केस पे बारी बारी एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट साइड की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके सर, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि सर आपको केस फर्स्ट से रिलेटेड है। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हम लोग, एक एग्जांपल लिए हम लोग। तो सर लिखा हुआ है कि चेक वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। ये जो आपको सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, ये दोनों, इसको आपको चेक करना है कि सर ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर है, इफ़ यस, अगर है तो उसका सोल्यूशन निकालो ग्राफिकली। क्वेश्चन समझिए क्या है। ऐसा कुछ दो पेयर इक्वेशन दिया रहेगा, लीनियर पेयर का इक्वेशन दो दो दिया रहेगा। आपको बोलेगा चेक करने के लिए कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर आपने चेक कर दिया, अगर है, नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर है तब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। तो मैं बताने वाला हूँ ऐसा सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, यहाँ से देख के लिखना है A1 क्या है और यहाँ लिखना है A2 क्या है। ये वैल्यूज एक बार लिख लोगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है और C1 क्या है, C2 क्या है। तो यू नो कि सर A1 क्या है, सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। A1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट की बात में आपको बारे में बात कर रहा होगा। तो A1 लिखा हुआ है तो सर इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू क्या है, A होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि सर हमारा 2 है। क्या है सर, वो हमारा 2 है, तो 2 लिखोगे। A2 क्या है सर, ये A2 मतलब सेकंड इक्वेशन का A बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन का A, जो कि A मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि 4 है, 4। सर B1 क्या है यहाँ पे सर, तो B1 होता है, मतलब B का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ Y। अब 1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में हमको B देखना है, वही ना। हाँ सर भाई, तो ठीक है ना, बी देखना है कॉफिशिएंट ऑफ वाई फर्स्ट इक्वेशन में। तो सर कॉफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, बस वाई लिखा हुआ है। अगर वाई लिखा आ जाए तो समझना कुछ नहीं होता, तो वन होता है। क्या होता है, वन, तो वन ले लेना। ठीक है, हाँ सर। सर B2 क्या है, तो सेकंड इक्वेशन में आपको वाई का कॉफिशिएंट होता है -2, कॉन्स्टेंट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन का कॉन्स्टेंट टर्म -6, सेकेंड इक्वेशन का कॉन्स्टेंट टर्म सर -4। ठीक है, ऐसे लिख लोगे। ओके सर, हाँ हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं इन सब में, तो आपको चेक करना पड़ेगा A1 अपॉन में A2 निकालना पड़ेगा पहले। तो सर A1 का वैल्यू 2 है, बट्टा A2 का वैल्यू 4 है। अगर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाला होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद 1/2 आ रहा है निकल के। ध्यान से देखो, अब निकालेंगे सर B1 अपॉन में B2। ध्यान से देखो, आप सबको वहाँ तक दिख रहा है, आई थिंक वहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ सर, वहाँ तक दिख रहा है। अब B1 की वैल्यू सर 1 है, बट्टे B2 की वैल्यू सर -2 है। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। 1/-2 लिखा है, इसको -1/2 भी आप लिख सकते हो। इसको देखो, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको चेंज हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तब ध्यान से देखोगे, आप देख के बताओगे क्या A1/A2 की वैल्यू बराबर है B1/B2 की वैल्यू से, बोलो। तो सर नहीं, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ में प्लस का 1/2 है और यहाँ पे माइनस का 1/2 है, फर्क है सर प्लस माइनस का। तो A1/A2 का जो रेशियो है बराबर नहीं है B1/B2 के रेशियो के। तो ठीक है ना सर, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे बोल रहा है हेयर, आप ऐसे लिख सकते हो हेयर सर A1 में जो A2 है वो बराबर नहीं है सर B1/B2 के रेशियो के। अब आपको देख के बताना है कि जो ऐसा केस है कब आता था, हमारा ऐसा केस कब आता था। तो सर ऐसा केस आपने बताया है फर्स्ट केस में ऐसा हमारा आता था, तब वहाँ पे 3 बातें हुआ करती थी। बताओ क्या क्या 3 बातें, याद करो, सोचो। मैं तो बताने वाला हूँ, वैसे आप सोचो क्या है। जब ऐसा केस आता था तो वो 3 बातें क्या होती थी सर, लाइंस जो बनते थे ग्राफ पे वो इंटरसेक्शन लाइन बनते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनते थे, सोल्यूशन 1 होता था और वो कंसिस्टेंट भी होता था। तो ये तो मालूम है कि सर ये कंसिस्टेंट होता था, ऐसा केस में कंसिस्टेंट होता है, तो लिख सकते हो। हमें वो सब नहीं पूछ रहा कि लाइंस कैसे बनेंगे, आ, इसके कितने सोल्यूशन है, ये सब नहीं पूछ रहा है। अगर पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे बस यही पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो हाँ सर, ऐसा केस में ये होता है कंसिस्टेंट। लिखोगे यस इट इज़ कंसिस्टेंट। अब सवाल में बोल रहा था अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। भाई साहब फंस गए, बुरा फंस गए। कंसिस्टेंट तो है, आप सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, तो ग्राफिकली निकालना पड़ेगा, ग्राफ पे निकालना पड़ेगा। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल किया जाएगा फॉर सॉल्विंग द ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके सर। तो सर कैसे सोल्व करने वाले हैं, तो ये यहाँ पे जो भी इक्वेशन लिखा है, मैं फालतू चीज़ मिटा दूँ। यहाँ पे जो भी इक्वेशन का पेड़ लिखा है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टिट्टो उठा के यहाँ छाप दोगे। सर लिखा हुआ है
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर जो ये फर्स्ट इक्वेशन है सर हमारा। और सेकंड लिखा है सर 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। देख लो ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। देख लो ध्यान से देख लो, कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार ध्यान से देख लोगे सब कुछ। नहीं सर सब ठीक है, सब ठीक है। तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया कि कंसिस्टेंट है, अब सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो इक्वेशन कैसे लिख लोगे, अब दोनों इक्वेशन के सामने में बॉक्स बनाओगे। कैसे सर बॉक्स? हाँ सर याद आ गया, ऐसा बॉक्स वाला मेथड तो सॉल्व किए हुए हैं पहले। सही में किए हुए हो, कैसे नहीं किए होगे, एग्जाम अब आने को है तो इतना तो आना ही चाहिए। ऐसे बॉक्स बनाओगे और ऐसे बीच में लाइन खींचोगे और कम से कम एक्स और वाई का दो दो वैल्यू हमको लेना है। वैसे तो लोग तीन तीन लेते हैं पर उतना नहीं लेना है, दो काफ़ी है एक लाइन को फॉर्म करने के लिए, 2 पॉइंट काफ़ी है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेने वाले हैं और नीचे में वाई की वैल्यू। सेम केस यहाँ करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ लेंगे और वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है। ज़्यादा लफड़ा हो रहा है तो x1 y1 कर दो, x2 y2 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हाँ हाँ सर ठीक। ऐसे लोग नहीं करते चलिए फिर भी कर दो। अब क्या करने वाले हैं सर, अब इक्वेशन फर्स्ट में के सामने ये बॉक्स है, इक्वेशन सेकंड के सामने ये बॉक्स है। पहले ये बॉक्स भरेंगे, कैसे भरेंगे तो सॉल्व करके ही भरेंगे। कैसे भरेंगे सर? सॉल्व करेंगे। तो अगर x का मान क्या पुट करें, x का मान अपने मन से कुछ पुट कर लो यहाँ पे और देखना x का मान अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो y क्या निकल के आएगा। मतलब x के कोई से वैल्यू पे y क्या निकल के आ रहा है। तो मेनली हम लोग इक्वेशन जो x का वैल्यू है कम लेट ही करते हैं, क्योंकि हम लोग लेट करते हैं कम और निकल के भी आता है कम, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी हल्का हो जाता था। तो ऐसा नहीं कि 100-150 मान लेना भाई साहब, ऐसा नहीं 0 1 2 3 मानना कभी भी। हाँ सर ठीक है। तो x का वैल्यू हम 0 मान लेंगे, अगर इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू तो सर y क्या निकल के आने वाला है, भाई क्या निकल के आएगा। तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, या तो आप रफ में चेक करो। इस पार्ट को काफ़ी स्टूडेंट रफ में कर लेते हैं, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट रफ में कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट सामने भी दिखा देते हैं। पर सामने अगर दिखाते भी हो तो एग्जामिनर क्या है ना कि हो सकता है उसमें गलती निकाल ले, कुछ निकाल ले। तो काफ़ी बच्चे आपको प्रीफर करते हैं कि वो रफ पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का मान पुट करेंगे वाई निकल के आएगा, यहाँ वाई लिख देंगे, फिर एक्स अपने मन से मानेंगे, फिर जो वाई निकल के आएगा उस पर वो लिख देंगे। काफ़ी स्टूडेंट आपको रफ में ही करते हैं काफ़ी यहाँ पे, और कुछ स्टूडेंट भी हैं जो आपको सामने दिखाते भी हैं कि सर हमने ये किया है और ये आया है, ये किया है, ये आया है। ठीक है, आपको जैसा मन समझ लीजिए। मेरा आपको रफ पार्ट चल रहा है, हम भी रफ ही पार्ट में करते थे इसको अपने समय में। ठीक है सर। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x जोड़ का y माइनस 6 बराबर 0 ये है। अगर इसमें हम x 0 मान लिए हैं अपने मन से तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, देखते हैं y क्या निकल के आता है, देखते हैं ना। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 जोड़ का जोड़ y माइनस 6 बराबर 0, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके सर, 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं भाई साहब, y बराबर ये माइनस 6 उधर गया तो प्लस का 6, मतलब कि अगर हम x को 0 लेते हैं तो y हमारा 6 निकल के आ रहा है। देख लो y हमारा 6 निकल के आ रहा है भाई साहब। अब मैं ये क्योंकि रफ पार्ट है मैं तो रफ ही कर दूंगा इसको। ठीक है, इक्वेशन अभी लिखा रहने दो, क्योंकि x का मान 2 लेना है, एक नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। इस बार हम अपने मन से x1 ले लेते हैं। सर हमेशा x ही मानेंगे क्या, y नहीं मान सकते क्या? नहीं, y भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, जिसको जो सुविधा है वो मान लो। हम x मान के ही चलते हैं, अब y मान के भी चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि y 6 लोगे तो x 0 निकल गया, अब देख सकते हो। अगर उतना टाइम है तो सर x को 1 माने हम लोग, देखते हैं y क्या निकल के आता है। तो 2 गुने x की जगह पे 1 दे देंगे, जोड़ y माइनस 6 बराबर 0। तो 2 1 2 जोड़ y माइनस 6 बराबर 0। सर यहाँ से y क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, प्लस 2 है इधर जाएगा तो सर माइनस का 2 होगा, बराबर 4 आ जाएगा। कितना सर? 4, मतलब 0। मतलब कि सर x का मान जब भी हम लोग 1 लेते हैं तो y का मान 4 निकल के आता है। एक बार ध्यान से आप लोग देख लोगे, एक बार ध्यान से आप लोग देख लो, समझ गए, लिख लिए। अब सर सेकंड इक्वेशन की बारी, अब किसकी बारी है सर? अब हमारी सेकंड इक्वेशन की बारी है, तो ठीक है इसको भी सेम तरीके से करेंगे। आप समझ गए होगे कि हम कैसे कर रहे हैं और आपको कैसे करना है। 10th के बच्चे हो भाई साहब, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है सर, सेकंड इक्वेशन तो यहाँ लिखा हुआ है, क्यों फालतू वाला लिखें, लेकिन आपको तो रफ में करना है ना ये पार्ट, वो भी बात है आपको रफ में करना है। ठीक, तो x, अब x2 भी हम ऐसे मान लेते हैं 0, क्योंकि हमारा दूसरा इक्वेशन के लिए ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू मार रहे हैं बार बार 0, बार बार 0 नहीं माना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए बार बार 0 नहीं मान सकते, क्योंकि एक 0 मान लिया, एक वैल्यू आ गया, एक मान लिया, एक पे 4 आ चुका है, आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी तो हम 0 मान सकते हैं। हाँ सर ठीक है, तो इसमें अगर 0 रख देंगे x के जगह पे है तो सर y क्या आएगा, देखते हैं। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सर यहाँ पे माइनस का 2 है, क्योंकि 0 तो उड़ गया भाई साहब, माइनस का 4 उधर जाएगा तो सर प्लस का 4 बनेगा। अब y बराबर 4 तो पहले से लिखा हुआ था, -2 गुना में यहाँ पर आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा,
-2 से काट दो, -2 टाइम्स में कट जाएगा तो -2, मतलब कि सर x 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है। अब दूसरा बार हम x का वैल्यू 1 रखने वाले हैं। सर बारी बारी आप 0 1 ही लेते हो, 5 6 नहीं ले रहे हो, क्यों लें भाई 5 6 क्यों लें, खामखा क्यों अपना सॉल्व करने की क्षमता को बढ़ाते रहें, मतलब क्षमता को नहीं, मतलब ये क्यों दिमाग लगाया होता। समय सवाल एग्जाम में समय कम है, सवाल रहते हैं अधिक, करने पड़ते हैं कम समय में हम, ठीक है। तो इस बार x1 लेने वाले हैं, देखते हैं x1 पुट करके क्या हाल होगा इसका। तो 4 एकान 4 -2y -4 बराबर 0। तो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पे -2y को -2y ही लिखो, यहाँ पे लिखो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, यहाँ पे आपको प्लस का 4 उधर जाएगा तो सर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट y का मान निकालोगे तो प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में कैंसिल आउट तो 0 बच जाएगा। यहाँ पे -2 जो है गुना में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होता है अंडा ही आंसर आता है, मतलब 0 ही आंसर आएगा। मतलब x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y हमारा 0 आ जाएगा। बात को ध्यान से समझो, क्योंकि ये रफ पार्ट था, क्योंकि ये हमारा रफ पार्ट था तो मैं इसको मिटा दूंगा, मैं इसे रहने नहीं दे सकता, मैं इसे मिटा दूंगा। तो आपको बस ये बॉक्स भर लेने हैं, आपको बस ये बॉक्स भर लेने हैं कैसे भी, या तो सामने या तो रफ में, रफ में ही करना ज़्यादा बेहतर होगा, किच किच नहीं दिखेगा सवाल, एकदम सॉफ्ट और क्लीन दिखने वाला है आपका, ऐसे कर लोगे। अब इसके आगे मैं यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, चलिए फिर भी कोई बात नहीं है, आप लेकिन ग्राफ पेज पे ही ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसे मत कर लेना, सादा कॉपी पे नहीं करना, आप ग्राफ पे ही करना। मेरे पास इधर फिर ग्राफ कैसे ला सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आपको सर वहाँ पे करना ही पड़ेगा। एक्स का मान कहाँ तक ले सकते हैं सर, 6 तक भी ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा। ये एक्स का मान हाईएस्ट कहाँ तक है, 0 1 0 1, वैसे एक के तक, एको तक लेते तो बात बन जाता। नेगेटिव में ले लेना 1 2 को, ठीक है, नेगेटिव में तो है नहीं उतना। अब वाई का मान कहाँ तक लेंगे, तो सर वाई का सबसे हाईएस्ट मान 6 तक गया, तो मतलब 6 तक लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, लंबा करना पड़ेगा थोड़ा, 5 6, ठीक है। आप ग्राफ पे करना, प्रॉपर आंसर निकल गया, यहाँ तक समझ गए ना। आप ग्राफ बस इसको प्लॉट करना है हमको, बस ये प्लॉट करना सीख लो, ग्राफ पे करोगे प्रॉपर आंसर आएगा आपको, ठीक। नेगेटिव में -1 -2 -3 उतना नहीं करना। आप देखो कि प्लॉट कैसे करते हैं, आप देखो कि प्लॉट कैसे करते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है, आपको पता है जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो एक्स 0 है, वाई 6 है, मतलब कि एक्स 0 पे, एक्स 0 कहाँ होता है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन पे एक्स 0 है सर, अब वाई 6 है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ ये पॉइंट बन रहा है। मैं थोड़ा सा मोटा कर दूँ, हाँ सर मोटा कर दूँ, ये पॉइंट फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। हाँ अगर चाहो तो कोऑर्डिनेट आप लिख भी सकते हो, 0 -6, क्या लिख सकते हो सर, एक काम करते हैं, आई हैव टू चेंज द मार्कर टू मोर विजिबल, ओके, 0,6, ओके। हाँ सर ठीक है। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट प्लॉट हो चुका है, सेकेंड कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे 1 और 4 है, मतलब कि अगर x का वैल्यू 1 ले और y का वैल्यू 4 ले तो 1 से रेखा निकलेगी यहाँ पे ऐसे, 4 से इधर से निकालो, ये पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा, इस लिख लो 1,4, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। मतलब 2 पॉइंट हो चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए। अब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं, तो एक लाइन यहाँ से स्केल लेना, स्केल लेना, इस दोनों के ऊपर में ऐसे करके रखना और लाइन खींच देना, लाइन को खींच देना, कुछ इस प्रकार से लाइन को खींच देना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हम समझ चुके हैं, ठीक। हाँ अब क्या करना, सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करना, सेकंड इक्वेशन के जो भी हमारे कोऑर्डिनेट है उनको प्लॉट करना है। तो सर x2 0 है, मतलब x2 0 पे y2 -2, मतलब कि ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ प्लॉट होगा। हाँ सर ये क्या है, 0, -2 है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब सेकंड है 1, 0, मतलब कि x1 लेंगे और y0 लेना है, तो y0 यहीं है, x1 यहाँ, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट ये हो गया, लिख दो यहाँ बगल में 1, 0, तो ये लाइन खींच दो यहाँ पे स्केल रखना और इन दोनों पे स्केल रखना और लाइन खींच देना, देखो कुछ इस तरह से। तो देखो कि जहाँ पे ये सर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको देखो तो यहाँ पे x एक्सिस 2 है और y एक्सिस भी 2 है, तो ये 2,2 पे आपको इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, मतलब कि क्योंकि ये हमारे देख लो तो a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2, मतलब इस केस में एक ही सोल्यूशन बनता है जो कि हमें दिख गया, एक ही सोल्यूशन है 2,2, मतलब यहाँ से कि 2,2 हमारा सोल्यूशन हो गया। आपको पता है पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, इसका मतलब सर
x बराबर 2 हो गया और y बराबर भी सर हमारा 2 हो गया। ये समझ में आ रहा है? ऐसे निकालते हैं हम लोग आंसर, ऐसे प्लॉट करते हैं हम लोग ग्राफ को। ध्यान से देख लो एक बार। हाँ सर ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट केस को हम लोग देख लेते हैं कि उस केस में कैसे होने वाला है। मैं आप क्या करूँगा ना, मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक बार ग्राफिकली सॉल्व करके आपको बता दिया है। बारी बारी से हम लोग करेंगे तो टाइम क्या होगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको मेथड तो आ गया, आप लोग सीख चुके हो। अगर अगर ये कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया रहेगा आपको, अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमेशा ऐसे ही ग्राफ को प्लॉट करना है हमें। ठीक है, अगर आपको और सवाल को प्रैक्टिस करना है तो हमारे जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं आप वहाँ जाके देख सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो बारी बारी में इतना पार्ट को नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपसे जो एग्जाम्पल लूँगा तो यहीं तक मैं बताऊँगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसके आगे आपको खुद से इक्वेशंस को लिखने हैं। एक्स का मान कुछ अपने मन से लेट करना है, वाई निकाल लेना है, फिर एक्स मान कुछ लेट करोगे, वाई निकालोगे, बॉक्स भर लोगे, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, वहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करोगे, लाइन से मिला दोगे, जहाँ वो दोनों लाइन आपस में मिलेंगे वो हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं विद द सेकेंड केस जो था हमारा, उसी पे हमारा सवाल होगा। ठीक, हाँ सर। ओके सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। तो सर हमने केस फर्स्ट के ऊपर में एक सवाल कर लिया है, अब केस सेकंड के ऊपर में एक सवाल करने वाले हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सर क्या है ये डिफरेंट सवाल? तो लिखा हुआ है बाबू कि चेक वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। आपको पेयर्ड इक्वेशन देख रहे हो, लिखा हुआ है, चेक करने का है क्या क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये बता दोगे। फर्स्ट सवाल बता दोगे कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये बताने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि एंड विच टाइप ऑफ लाइन्स आर फॉर्म्ड, और किस तरह के लाइन यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। मैंने आपको 3 केस बताया था। फर्स्ट केस में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस होते थे, सेकंड केस में आपको कोइंसाइड लाइंस फॉर्म होते थे, और थर्ड केस में आपको पैरेलल लाइंस फॉर्म होते थे। आपको ये भी बताना है कि किस तरह का लाइन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो सर ये कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। तो a1 लिखो, यहाँ से क्या लिखो? फर्स्ट ऑफ ऑल a1 लिखो, a2 लिखो, फिर आपको लिखना पड़ेगा b1 लिखना पड़ेगा, फिर आपको b2 लिखना पड़ेगा, फिर आपको c1 लिखना पड़ेगा और c2 लिखना पड़ेगा। पहले इतना तो लिखो, फिर उसके बाद रेशियो कंपेयर करेंगे। सर हम ये तो लिख देंगे, पर ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो ध्यान से देखो ये दोनों क्वेश्चन, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स जोड़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ देखिए जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो राइट साइड में है, वो एलएचएस में नहीं है, वो आरएचएस में है। तो उसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप सही तरह से साइन ले पाओगे एबीसी का। ओके हाँ सर ठीक है। तो उसको लिख कैसे सकते हैं सर? एक्स जोड़ वाई का वाई, ये प्लस का 5 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर उस साइड कुछ नहीं बचा तो अंडा बच गया 0। ठीक, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आप दिखने लगा। ओके हाँ सर ठीक है। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो 2x का 2x प्लस का प्लस 2y का 2y, ये सर प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, इस साइड अंडा बच जाएगा मतलब 0 बच जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों पेयर्ड इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ से a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे? वो a1 क्या है? यहाँ पे 1 कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट में चेक करो कि a की वैल्यू क्या है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x। सर जो कि यहाँ पे से कुछ तो लिखा नहीं हुआ, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, आपको पता है अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो लिखोगे 1। अब इक्वेशन 2 में a की वैल्यू क्या है? सर मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो सर 2 है। ठीक है सर। b1 क्या है? यहाँ भी सर y का कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 दे दोगे। सर b2 क्या है? यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है फर्स्ट इक्वेशन का? तो सर वो -5 है, हमेशा साइन के साथ लोगे। ये सब का प्लस है इसलिए हमने प्लस ही लिया है। ओके हाँ सर ठीक है। सर C2 क्या है? माइनस का 10 है। अभी तक तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आप लिखना शायद समझ गए होगे। क्या मेक श्योर कीजिए आपको लिखना आना चाहिए, तब जाके आगे सवाल आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो यहीं गड़बड़ी कर दोगे तो आगे कहाँ से आप रेशियो ही नहीं कंपेयर कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर द रेशियो 1 A1 अपॉन में A2। ओके सर, तो A1 हमारा 1 है और A2 हमारा 2 है, तो 1/2 A1 अपॉन A2 आया। ठीक है, आप B1 अपॉन B2 कंपेयर कर लेते हैं कि क्या आता है भाई साहब। B1 अपॉन B2 कंपेयर करें तो B1 1 है और B2 2 है, मतलब ये भी सेम। अगर A1 अपॉन में A2 बराबर आ जाता है B1 अपॉन में B2 के, तभी जाके C1 अपॉन में C2 हम लोग चेक करते हैं। अगर ये बराबर नहीं आता तो हम बोल देते कि लाइंस इंटरसेक्टिंग बन जाते हैं।
ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बराबर आ गया है तो थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। जब तक ये बराबर नहीं आएगा तब तक आगे चेक नहीं करना, बराबर आ जाएगा तो आगे चेक करना। ओके हाँ सर ठीक है। अगर बराबर नहीं आएगा तो फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, आप चेक करते हैं C1 अपॉन में C2। C1 है -5 और C2 है -10। आपको पता है ऊपर नीचे माइनस साइन है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 5, 5 दूनी 10, मतलब 1 अपॉन में 2 आ गई। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। तो देख रहे हो कि A1 अपॉन में A2 का वैल्यू जो रेशियोज हैं आपस में सारे के सारे बराबर हैं। ये यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है सर। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि हियर A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, ये A1 है बच्चों, बराबर है C1 अपॉन में C2 के। ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर ऐसा बोल सकते हो आप। अब आपको देख के बताना है कि ये कौन से केस का पार्ट है। ऐसा कौन से केस में हम लोगों ने देखा था जो कि रेशियोज तीनों कितने बराबर थे। तो सर जहां तक हमको याद आ रहा है सेकेंड केस में आपने पढ़ाया था तो याद है, वो 3 बातें भी याद होगी जो इसके बाद हमने बताई थी। हाँ सर वो 3 बातें भी याद हैं। तो जो बातें पूछे वो बात आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछ रहे क्या ये कंसिस्टेंट होगा, तो बोलोगे हाँ सर कंसिस्टेंट हो जाए, क्योंकि इस वाले केस में लाइंस जो होते हैं वो कोइंसाइड्स बनते हैं, एक के ऊपर दूसरा आता है। तो वो हमसे लाइन भी पूछ रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो लिख दोगे यस इट इज कंसिस्टेंट, यस इट इज कंसिस्टेंट। ये बताने के बाद बताओगे इसका सर लाइंस लाइंस कैसे होंगे। तो ये केस में आपको पता है कि कोइंसाइड लाइंस बनते थे, मतलब कि एक के दूसरा ऊपर। अगर ये लाइन एम है, अगर ये लाइन एल है, तो इसके ऊपर में सेकेंड लाइन फॉल करेगा जिसका नाम एम होगा। ये कोइंसाइड लाइंस हो गए। ठीक है। तो हमसे 2 चीज पूछा था, हमने दोनों का जवाब दे दिया। अब यहाँ पे ये भी पूछता कि अगर ये पूछ सकता था कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो आपको बताइए कितने सॉल्यूशंस बनेंगे इस केस में, सोचो। तो सर इस केस में इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आता है। तो थर्ड केस की थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। एक और सवाल लेंगे। ठीक है हाँ सर। सर तो ये रहा हमारा थर्ड सवाल थर्ड केस के ऊपर में। ठीक है ओके सर। तो सवाल इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। आपको पेड इक्वेशन दे रखा है और कुछ सवाल पूछ रहे हैं। लिखा है कि चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो बताना है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये जो पेयर्ड इक्वेशन दिख रहा है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, आपको ये बताना है बच्चों। बता दोगे? हाँ सर बता दूँ। सेकंड सवाल पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर ऑफ दिस पेयर्ड इक्वेशन। ये पेयर्ड इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, क्या एक बनेंगे, क्या अनेकों बनेंगे, या कुछ नहीं बनेंगे, आपको बताना है कितने सॉल्यूशंस बनेंगे ये पेयर्ड इक्वेशन के। ओके सर। अगर आपको वो तीनों केस याद है तो मेक श्योर करता हूँ मैं कि आपको सवाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि जो हमारा पेयर्ड इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइक कर रहा है, तो बोलोगे हाँ सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें दिख रहा है। अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत हम लोग फटाफट A1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर A2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर B1 की लिखेंगे सर, फिर B2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर C1 की वैल्यू और फिर C2 की वैल्यू लिखेंगे आराम से। A1 क्या है सर, x का कॉफिशिएंट 9। A2 क्या है सर, यहाँ पे देखेंगे x का कॉफिशिएंट 18। B1 क्या है सर, y का कॉफिशिएंट जो कि 8 है। B2 क्या है सर, y का कॉफिशिएंट यहाँ सेकंड इक्वेशन में 16। कांस्टेंट टर्म इक्वेशन फर्स्ट का 4, इक्वेशन सेकंड का कांस्टेंट टर्म 12। सब मैंने साइन के साथ ही लिया है, सब प्लस में, तो और अच्छी बात है, मजा आ जाएगा सब। तो ठीक है मजा आ जाएगा। तो ठीक है सर, आप रेशियोज कंपेयर करने की बारी आई क्या? हाँ। तो A1 अपॉन में A2 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करने वाले हैं। A1 हमारा 9 है और A2 हमारा 18 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, काट के 1/2 आने वाला है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं B1 अपॉन में B2। B1 अपॉन में B2 सर क्या क्या आने वाला है, तो B1 8 हो गया और B2 16 हो गया। 8 का 8, 8 दूनी 16, ये भी हमारा 1/2 आ गया। देख रहे हो कि A1 अपॉन में B2 बराबर आ रहा है B1 अपॉन में B2 के। मैंने कहा था जब ये बराबर आएंगे तभी जाके C1 अपॉन C2 चेक करना। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो वहीं रुक जाना, क्योंकि फर्स्ट केस का काम हो जाएगा। फर्स्ट केस को याद कर लेना, फर्स्ट केस में सही था कि ये वाला बराबर ये वाला नहीं था। लेकिन जब बराबर आएगा तभी आगे बढ़ना। देखो लो, बराबर आ गया तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। C1 अपॉन में C2 हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है सर। तो C1 अपॉन में C2 अब हम लोग चेक करने वाले हैं। तो C1 हमारा 4 है और C2 हमारा 12 है। 4 एकान 4, 4 तिया 12, ये 1/3 आ गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो रेशियो को आप कंपेयर कर रहे हो। सर A1 अपॉन में A2 का वैल्यू 1/2, B1 में अपन B2 का वैल्यू 1/2, मतलब ये दोनों सर रेशियो आपस में बराबर हैं। पर ये जो तीसरा रेशियो है ना C1 अपॉन C2, ये बराबर नहीं है सर, ये तो अलग ही आ गया। तो आपको पता है ये केस केस चीज में होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों हियर
हमारा A1 अपॉन में जो A2 है वो बराबर तो है B1 अपॉन B2 के, पर थोड़ी निराशाजनक बातें हैं कि ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। बातों को ध्यान से समझो, ऐसा ही ना है कि इन दोनों का वैल्यू बराबर है और ये तो जुदा है, सबसे अलग है तो अलग नहीं। तो ऐसा केस कब आता था? ये हमारा थर्ड केस हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। ये हमारा थर्ड केस हुआ करता था। थर्ड केस में तीन बातें होती, तीन बातें अगर याद हैं ये सवाल भी तुरंत बन जाएगा। सर कैसे बनेगा वो सवाल? वी हैव टू चेक, वी हैव टू सॉल्व। ठीक है सर, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। इधर जगह कम है इधर। तो सवाल पूछ रहा था ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये कैसे सोचोगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस में लाइंस कैसे बनते थे बताओ तो सर इस केस में लाइंस पैरेलल बनते थे। इस केस में लाइंस पैरेलल बनते थे। सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा बोले चेक करने के लिए कंसिस्टेंट है नहीं है, लाइंस कैसे बनने हैं, कितने सोल्यूशन है, तो सबसे पहले दिमाग में सोचना इसके लाइंस कैसे बनेंगे। तो सर इसके लाइन पैरेलल बनते हैं। क्योंकि लाइन पैरेलल बनते हैं तो एक दूसरे को एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। दूसरे वाला का तो आंसर फाइंड होगा कि इसके आपको सॉल्यूशंस कितने हैं, तो एक भी सॉल्यूशंस नहीं है। क्योंकि एक भी सॉल्यूशंस नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो सवाल पूछ रहा था क्या ये कंसिस्टेंट है, तो बोलोगे नहीं ये कंसिस्टेंट नहीं है, दिस इज अनकंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट। पूछ रहा था ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो नहीं ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सर किसको बोलते हैं? जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं हो। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि इसके सोल्यूशंस कितने बने, क्योंकि इसका लाइंस पैरेलल बनना है तो एक भी सोल्यूशन नहीं बन सकता। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक भी सोल्यूशन का नहीं निकलने वाला, तो नो सोल्यूशंस, नो सोल्यूशंस आर ऑफ दिस पेयर्ड इक्वेशन, आर ऑफ दिस इक्वेशन लिख दीजिए, कोई बात नहीं, दिस इक्वेशंस आर हटा दीजिए ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, हाँ सर ठीक है। दो सवाल पूछा था, दोनों का जवाब हमने दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछता है कि इसमें लाइंस कैसे बन रहे, तो अभी मैंने जस्ट बताया है सर लाइंस पैरेलल बनेंगे, आपने पहले ही बता दिया तो मत पूछिए आप। ठीक है, अच्छी बात है, आपको सब चीज़ आ रहा है। तो तीन केस हमने बताया, तीन पे सवाल लिए। मुझे पता है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो सर अब हम लोग चलने वाले हैं, हमारे जो ग्राफिकल मेथड है वो तो खत्म हो गया है सर। अब अलजेब्रिकली मेथड की बात आई, अलजेब्रिक मेथड की बात आई, तो अलजेब्रिक मेथड हम आपको बताने वाले हैं अभी तक नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके सर, ठीक है। ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी द अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको बताया था क्या कि अलजेब्रिक मेथड को कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कितने मेथड्स होते हैं अलजेब्रिक मेथड्स में। तो ठीक है सर, नहीं बताया था तो यहाँ देख लो, मुझे याद नहीं है कि सर सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। सब लोग अपने कॉपी पे हेडिंग डालोगे अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि हमारा दूसरा मेथड है। इस मेथड पे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में करने को। ओके सर ठीक है, तो एक बात बताइए कि इसके सर अलजेब्रिक मेथड में कितने मेथड होते हैं? मेनली इसमें तीन मेथड हुआ करते थे, तो इसमें से एक मेथड हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा होगा पिछले वीडियोस में, या तो इसी वीडियोस में हो सकता है कहा हो, मुझे याद नहीं। तो सर इसमें अलजेब्रिक मेथड में कुल तीन मेथड हुआ करते थे। एक हटा दिया गया है क्योंकि आपका बुक रिड्यूस हो गया है, पतला कर दिया गया है, पता है आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सवाल जो टर्म है हटा दिए गए हैं, तो वो भी हट गया है। आपको दो ही मेथड पढ़ने हैं अलजेब्रिक मेथड में, आपको दो ही तरह के मेथड पढ़ने हैं। पहला हो गया हमारा सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, एंड दूसरा पढ़ना है सर हमको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो दो मेथड हमें यहाँ पढ़ने हैं। एक मेथड और हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, छोड़ो उसका बात नहीं करेंगे, हटा दिया गया तो बात भी नहीं करने वाले हम लोग उसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ देखोगे सर, यहाँ पे दो मेथड हमें हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो बारी बारी इन दोनों मेथड पे हम लोग सवाल करने वाले हैं, क्योंकि ये मेथड समझाने के लिए मुझे सवाल ही करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करवा सकता। क्योंकि ये मेथड समझना है तो सवाल ही करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, बारी बारी से इन दोनों पे सवाल लेंगे और समझेंगे उसको। ओके ठीक है, आप लोग इसे लिखें। सर दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक सवाल हमने लिया है, तो देखो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे। तो सर लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई का मान निकालना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो मेथड आपको मेंशन कर देगा सवाल में कि कौन से मेथड से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, ओके सर। हमारे पास एक पेयर्ड इक्वेशन दे रखा है, मतलब एक जोड़ी इक्वेशन दे रखा है, पहला और दूसरा। ठीक,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसके कौन कौन से स्टेप है जो आपको हर एक सवाल में फॉलो करना है जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो दो इक्वेशन दे रखा होगा, उसको कॉपी में लिखोगे और इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इक्वेशन सेकंड मान लोगे, ऐसे ऐसे कर लोगे, हाँ से ऐसे कर लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को लिखोगे दोबारा, x जोड़ y बराबर 14। इक्वेशन फर्स्ट लिखो चाहे इक्वेशन सेकंड लिखो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया। तो मैं अक्सर इक्वेशन फर्स्ट को उठाता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ y। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनोगे कि यहाँ से हम लोग x का मान निकालने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ y। सर कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना चाह रहे हैं कि x बराबर क्या होगा ये बताओ। यहाँ पे 14 पहले लिखा हुआ है पहले से, प्लस का y इस आ जाएगा तो सर माइनस का y हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया, बट इन द टर्म्स ऑफ y। ये तो y के टर्म में है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लोगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड तुमने मान लिया, ठीक। इतना कर लोगे, हाँ सर। अब यहाँ से x का मान पुट करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन में। सर सेकंड इक्वेशन में ही क्यों पुट करते हो, फर्स्ट इक्वेशन में क्यों नहीं पुट करते? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का यूज हमने कर लिया बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन का भी तो यूज थोड़ा सा कर ले। हाँ सर बात तो सही है। तो लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में सर पुट करना है हमको। सेकेंड में पुट करते हैं, चलिए चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन पर लिख लिया पुट करने से पहले, तो x माइनस वाई बराबर 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ बच्चों, देख लो ध्यान से। हाँ सर लिखा हुआ है। यहाँ पे x का मान पुट करने वाले हैं, x की जगह पे 14 माइनस वाई लिखने वाले हैं। 14 माइनस वाई लिखेंगे। आइए, माइनस का वाई पहले से लिखा हुआ है, हाँ से लिखा हुआ है, बराबर 4 है, हाँ से 4। यहाँ तक समझ में आता है बच्चों? यहाँ तक समझ में आता है? नीचे मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं इस साइड चलता हूँ, जगह कम है नीचे में, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ से बताओ, 14 का तो मैं 14 ही लिखने वाला हूँ। नहीं तो एक काम करते हैं, 14 को उस साइड ले जाते हैं और इस साइड माइनस का वाई और माइनस का वाई हो जाएगा। माइनस का वाई क्या होता है बच्चों? माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर बराबर 4 तो पहले से लिखा ही हुआ था। हमने क्या किया, 14 को उस साइड ले गए, 14 प्लस में था, उधर जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, आप क्लास 10th में आगे हो। अगर नहीं आता है तो समझो आप तेज हो, तेज बच्चे यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, तो माइनस का 2y लिखोगे, बराबर के बराबर दोगे। 4 माइनस 14 कितना होगा? तो सबको पता है सर -10 होगा, ठीक है। माइनस से माइनस उठा दो, हाँ सर ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा सर? 10 प्लस लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा सर, डिवाइड में जाएगा, तो उसे काट दो, 5 टाइम में कर देगा। मतलब कि सर y का मान कितना आ गया? 5। इसलिए y बराबर कितना आ गया? 5। सर हमने y का मान तो निकाल लिया, अब लेकिन x का मान भी तो चाहिए। आपको घेरा नहीं लगाना है, मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया बच्चों, आप मत लगा लेना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ठीक है सर, अब हम लोग y का मान पुट करने वाले, कोई भी इक्वेशन उठा लो, अब y का मान पुट कर दो, x का मान झट से आ जाएगा सर, झट से। हाँ, हम ऐसे इक्वेशन में इसको पुट करने वाले जो हमको तुरंत आंसर दे दें, एक दो स्टेप में आंसर दे दें। तो वो इक्वेशन हमको लगता है ये वाला है थर्ड इक्वेशन में। तो ठीक है सर, हम लोग y का मान पुट करने वाले, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हमको थर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा लगा जिसमें x बराबर ये लिखा हुआ है, तो तुरंत y का मान डालेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो सर थर्ड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? तो x बराबर लिखा हुआ बच्चों 14 माइनस वाई, यही तो है हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे y का मान पुट करते हैं, जब 14 माइनस का माइनस, सर y का मान कितना? y का मान 5 है। आपको पता है 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 9। इसका मतलब क्या है, x कितना आ गया बच्चों? x कितना आ गया? तो बोलोगे सर x यहाँ से हमारा 9 आ गया, दिख रहा है सर? हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। आई थिंक वहां तक आपको दिख रहा होगा, हाँ सर ठीक है। तो हमने x का मान निकाला बच्चों, y का मान निकाला विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। ये जो वर्ड है, एक वर्ड से आया है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैल्यू को पुट करना, कहीं से निकाल के कहीं पुट कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x का मान निकाल के सेकंड इक्वेशन में x का मान पुट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ y। अब y का वैल्यू वहां से आ गया, ठीक है। हाँ सर, सारे सवाल में सही करोगे, कितना भयंकर इक्वेशन क्यों ना दे रखा हो। एक इक्वेशन को चुनोगे, वहां से x का मान निकालोगे इन द टर्म्स ऑफ y, फिर जो भी x का मान आएगा सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर देना, वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। एक बार y का वैल्यू आ जाएगा तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेना। बातें समझ में आ रही है? इस पर कुछ सवाल करोगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मे बी सर, मे बी आप ऐसा बोल, मे बी क्या क्लियर हो ही जाएगा। ओके सर ठीक है। तो ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ चुके हो। अब हमारा आखिरी जो मेथड है सर वो है, बताओ सर, वो है एलिमिनेशन। हाँ समझ में आ गया, बोलना नहीं, एलिमिनेशन मेथड है। चलिए ठीक है सर, उस पर चलते हैं। सर दिस इज आवर लास्ट मेथड, मीन्स दैट सर लास्ट मेथड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके मेथड के बाद, ये मेथड के बाद ये चैप्टर एंड हो जाने वाला है, वन शॉट वीडियो आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर थर्ड का, ठीक है सर। तो ये लास्ट मेथड है हमारा
अलजेब्रिक मेथड का ही सेकंड टाइप है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो उस पर किस तरह के सवाल पूछ जाएंगे वो देखिए। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको मान निकालने का है एक्स का और वाई का बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये आपको मेंशन करेगा सवाल में, आपको दिया देगा कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। इसमें कौन से स्टेप होंगे आप ध्यान से बारी बारी देखो, क्योंकि एक स्टेप अगर एक सवाल आप समझ जाते हो ना, तो इसी तरह के सवाल सब जो आएंगे इस पे सेम स्टेप आप लगा सकते हो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो सर हमारे पास एक पेयर्ड इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो जो इक्वेशन दे रखा होगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इक्वेशन सेकंड मान लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाम है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, ये एक वर्ड, एलिमिनेशन जो वर्ड है ये एक वर्ड से निकला है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। सर किसको खत्म करने वाले हो? यहाँ पे हम लोग एक्स या वाई में से किसी एक को खत्म कर देंगे। मतलब सर मतलब कि एक्स और वाई को खत्म करने का मतलब है अगर एक्स या वाई को खत्म कर देंगे तभी तो वाई का मान निकलेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है बात? तो आप स्टेप देखोगे ना तब तो समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है फर्स्ट इक्वेशन का और कॉफिशिएंट ऑफ वाई है सेकंड इक्वेशन का, दिख रहे हो? हाँ सर दिख रहा है। ये सेम है क्या? अगर सेम है तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो एक ही बार में आपको माइनस करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर ये बराबर कॉफिशिएंट बराबर नहीं है एक्स का दोनों केस में, तो बराबर करना पड़ता है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो सर कैसे करते हैं बराबर? तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट को बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। मतलब कि आपको इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। सर इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, हाँ सर। और ये इक्वेशन जो है हमारा जो दूसरा इक्वेशन है बच्चों, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से, मतलब कि सर 3 से मल्टीप्लाई करना है। बात सबको समझो। अगर ऐसा करते हैं तभी जाके हमारा दोनों जो इक्वेशन है उसमें जाके हमारा एक्स का कोफिशिएंट सेम होने वाला है। तो ठीक है सर, तो ऐसा लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है तो पहले फर्स्ट इक्वेशन तो लिख तो ले हम, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको मल्टीप्लाई करना है। सर किससे मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को? तो बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 से प्लस को गुना करेंगे, प्लस 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 जो कि लिखाता नहीं है, 3 दूनी 6x। ठीक है, ये प्लस 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 4 दूनी 8y बराबर का बराबर 10 गुने 2 20। तो सर ये कुछ ऐसा दिख गया, इसको इक्वेशन थर्ड समझ लो। क्या समझो? इसको इक्वेशन थर्ड समझ लो। ठीक, अब फिर से हम लोग सेम स्टेप करने वाले। हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से। अब सेम प्रोसेस करने वाला है, वैसा वर्सा करने वाला, उल्टा करने वाले हैं। अब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर ठीक है, धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा है। तो ठीक है, एक लाइन लिखोगे यहाँ पे बच्चों कि मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड। हम लोग सर इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे? तो बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के एक्स के कोफिशिएंट से। तो अब हम लोग इस साइड देखने वाले हैं। कहाँ सर? इस साइड देखने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन सेकंड लिख तो लें सर पहले हम। तो इक्वेशन सेकंड लिखो तो 2x का है बाबू माइनस का 2y है बराबर 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ सर। सर इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, सॉरी सर फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन को लिया है तो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन लेना था तो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब कि सेकंड इक्वेशन हमने लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट जो कि 3 है। मतलब सर 3 से मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ बच्चों ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 3 दूनी 6x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6y बराबर बराबर 3 दूनी 6। ये हमारा इक्वेशन चौथा हो गया, क्योंकि फर्स्ट हमने माना था, सेकंड यहाँ माना, थर्ड यहाँ निकला और ये चौथा हमने माना। अब आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैच कर रहा है क्या?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब सर हाँ आप मैच कर रहा है, आपने सही कहा था, ऐसा करेंगे। मतलब कि दोनों इक्वेशन को उसके अपोजिट इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, आप ये समझ लो। ठीक है सर, इतना कर लेंगे। ये स्टेप कब करने वाले हैं? जब कोफिशिएंट बराबर ना हो तब। जब कोफिशिएंट बराबर ना हो हमको ये स्टेप करना पड़ेगा एक बराबर करने के लिए। अगर बराबर दे ही रखा हो तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो यहाँ से बताएंगे तो वहाँ से सॉल्व करना। ठीक, ये स्टेप तब करेंगे बच्चों, कान खोल के सुन लो, जब एक्स का कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा तब बराबर करते हैं। ठीक है, 6x 6 बराबर कर लिया हमने। अब क्या करने वाले? अब हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करने वाले सर? हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है सर, तो एक स्टेप लिखोगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को घटाने वाले हैं। फ्रॉम लग गया तो जो बाद में वो पहले लिखा था, तो बाद में है थर्ड इक्वेशन, ये पहले लिखेगा। यहाँ पे बाद में क्या है? थर्ड है ना, तो पहले आ जाएगा 4 बाद में चल जाएगा, मतलब थर्ड इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा, जो कि है सर 6x + 8y बराबर 20। क्या है सर? 6x जोड़ 8y बराबर 20। माइनस करना है इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 ये है हमारा 6x - 6y बराबर 6। इसको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। आप बचपन से करते आ रहे हो, अब बचपन से माइनस करते आ रहे होगे, 7 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, कुछ साइन नहीं होता तो प्लस होता है। अब मेन चीज करना है माइनस करना है। जब भी एक इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में माइनस करना पड़ता है तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है? जब हमको माइनस करना पड़ता है। जब प्लस करना पड़ता है तो साइन वही का वही रहता है, लेकिन जब माइनस करना पड़ता है तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का। तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये भी प्लस में था, माइनस बन गया। ठीक है, तो अब नीचे वाला साइन सबका देखोगे, ऊपर वाला नहीं देखोगे। ये ऊपर वाला नहीं देखोगे, नीचे वाला देखोगे। ठीक है सर, ठीक है। ये प्लस का 6y, ये माइनस का 6y आपस में कैंसिल आउट हो गया। यही हम बोलना चाह रहे थे। हमने x को एलिमिनेट कर दिया, x को खत्म ही कर दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि हमको y का मान चाहिए था यहाँ से। ठीक है, अब प्लस का 8y प्लस का 6y, 8 6 14 का y। अरे बुड़बक, ऊपर वाला साइन नहीं देख लेना, साइन चेंज हो चुका है तो साइन प्लस हो गया है, और इसका भी साइन प्लस है, तो 8 6 14 का y। समझे? हाँ सर, ठीक बराबर। यहाँ पे प्लस का 20 है और यहाँ पे माइनस का 6 हो गया है। ये प्लस का था ना, साइन चेंज हो गया तो माइनस का बन गया। 20 में से 6 सर 14 बच। तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा मेरे बच्चों? 14 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ 14 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो सर डिवाइड में आ जाएगा। 14 से 14 काट दोगे सर, एक मरतबे कटेगा। मतलब कि बच्चों y का मान कितना निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। ध्यान से देख लो, आई थिंक आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है। तो अभी बस हमने y का मान ही निकाला है, आप इसे लिखो। अभी जस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? x का मान निकालने वाला है तुरंत। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो कहीं पे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, हम कहीं भी लिख सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ एक साइड को, क्योंकि रब करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए इस साइड रब कर देते हैं। इतना तो आप लोग लिख लिए होइएगा। हाँ सर इतना लिख लिए हैं, बाकी का बता दीजिए। ठीक, अब क्योंकि y का मान निकल के आ गया है तो कोई भी इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो सर ठीक है, एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट कर। अरे भाई कहीं भी पुट कर लो, मान निकाल लो। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरी मर्जी है क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करके वैल्यू निकाले। आपकी मर्जी होगी तो सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, फॉर्म जहाँ मन तहाँ पुट करो। बस अगर एक बार किसी एक का मान निकल गया, एक्स चाहे वाई का मान निकल गया, बस बात खत्म। तो कहीं भी पुट करके वाई अपोजिट का मान निकालो, मतलब एक्स है तो वाई का निकालो, वाई है तो एक्स का निकालो। सर इक्वेशन फर्स्ट लिखो पहले, भाषण बाद में देना आप। ठीक है सर, कभी कभी आप ऐसे बात बोलने लगते हो क्योंकि समझ से बात हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अब हम लोग y का मान पुट करने वाले, जो कि 1 है, तो जहाँ y है वहाँ 1 दे देंगे। 3x का x प्लस का प्लस 4 गुने y का मान 1 है बराबर 10। ऐसा कुछ है? हाँ सर ऐसा कुछ है। 3x जोड़ 4 एकान 4 बराबर 10, ऐसा कुछ है? हाँ बाबू, 3x बराबर 10। सर प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 से काट दो बच्चों, 2 मरतबे कटेगा, मतलब कि सर x का मान 2 निकल के आ गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है सर? ठीक है, तो सर ये हमारा सेकेंड मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने समझा दिया और इस पर सवाल भी करवा दिए। किस तरह के सवाल आते हैं आपको भी हमने दिखा दिया। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। हाँ सर हम समझ चुके हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके सर ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं हमारे फोर्थ चैप्टर के वन शॉट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।